नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य को लेकर बढ़ोतरी, गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां धामी सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है और इस फैसले के बाद से किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और हरिद्वार में बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का स्वागत भी किया है, जिसको लेकर हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह दाम कोठी में बीजेपी पदाधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए और इसी दौरान बीजेपी नेता और विधायक के साथ स्वामी यतीश्वरानंद ने पत्रकारों से बातचीत की है और इसी अवसर पर उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने के फैसले को किसानों के लंबे संघर्ष और मेहनत की जीत बताया है। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य की कीमतें बढ़ाने के बाद गन्ने के दाम और उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के किसानों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के जो भी हमारे गन्ना किसान हैं, कई सौ की संख्या में हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से, कुछ हिस्सा जहाँ पर गन्ना होता है नैनीताल क्षेत्र से, कुछ हिस्सा जो हमारा देहरादून का क्षेत्र है वहाँ भी गन्ने का क्षेत्र है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए उत्तराखंड में। उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और एक प्रकार से मौन स्वीकृति उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी बात से हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुन लिया और निश्चित रूप से आपका भी गन्ना रेट बढ़ाने की मंशा है। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और गन्ना मंत्री श्री सौरभ भगोड़ा जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से इसी विषय में मिलने का समय मांगा और मुख्यमंत्री ने तत्काल वो दिल्ली में थे हमें समय दिया। उसमें भी हमारे नेता थे, चाहे वो किसान थे, हमारी समितियों के अध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, इन सब लोगों ने जाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात की और माननीय मुख्यमंत्री ने सबकी बात को गंभीरता से सुना। लगभग 1.5 घंटा वो किसानों के और हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में रहे। उत्तराखंड संस्कृति विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सम्मेलन के पहले दिन का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में ज्ञान, परंपरा और भाषा का संगम भी देखने को मिला। विदेशी प्रतिनिधियों ने भी संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम और वैज्ञानिक भाषाओं से एक बताते हुए इसे सीखने की प्रेरणा साझा की है। और इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड को भी सुना। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और अपना संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान यहाँ पे 2 दिन का जो संस्कृत का समागम हो रहा है, उसमें 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। 350 डेलीगेट हमारे पूरे भारत से आ रखे हैं और 18 सत्र यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत शिक्षा ने अभी हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाए। हमारे राज्य उत्तराखंड के संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के द्वारा भारत का जो ज्ञान है उसका विश्व में क्या योगदान है और संस्कृत के बारे में हम क्या और सोच सकते हैं, ऐसा एक ये कॉन्क्लेव सेमिनार यहाँ पर किया गया है। Ministry of External Affairs has partnered with 3 entities to promote Indian languages, Indic thought, Indian philosophy, etc. The first one was State Government of Haryana. We partnered with State Government of Haryana to organize this International Gita Mahotsav. This is the first time that Gita Mahotsav was organized in 54 missions and posts abroad in 54 different countries. We also sponsored participation of foreign scholars. 25 foreign scholars participated. हम मूलतः आए थे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती।
गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मैं पीजी से हूँ, थोड़ा पीजी में इस परिवेश को मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इधर आके बहुत ही खुशी हो रहा है, कारण ये जो गंगा का तट है ये अभी भारतीय संस्कृति एवं भारत का जो परंपरा है एक त्रिवेणी संगम का मिलन का स्थान है। इसको छोड़ के मुझे लगता है उपयुक्त जगह कुछ नहीं हो सकता। Hare Krishna. Sanskrit is divine language. Sanskrit Bhagavan ka language. We very enjoy of Sanskrit because Bhagavad Gita, Mahabharata, Purana, Vedanta Sutra was given to us in Sanskrit, and we learn Sanskrit in ISKCON by this. My country in Thailand, we connected with Sanskrit. Sanskrit language very famous because they want to learn yoga and they practice yoga, and in the ancient time the Buddhist philosophy and Hindu philosophy spread into Thailand. So if they want to know this philosophy, they have to study Sanskrit. उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब पार्क के गेट अगले साल 1 अप्रैल को दोबारा से खोले जाएंगे। इस साल 29,162 पर्यटक और पुरातत्वविदों ने गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार किए हैं, जिससे पार्क प्रशासन ने 81 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाया है। इस बार पार्क में सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड भी रहा। बता दें कि धराली आपदा की वजह से सैलानियों की संख्या में कमी जरूर आई। पिछले सालों की अपेक्षा से लेकर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। पार्क क्षेत्र में 50 से अधिक कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं, जिससे वन जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। आज 30 नवंबर को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। इस बार जो है हमारे गौमुख ट्रैक पे करीब 10,500 से अधिक पर्यटक गए हैं और गड़तांगली को लगभग 13,500 पर्यटकों ने भ्रमण किया है और यही करीब 3,500 नेलोंग वैली को में गए हैं पर्यटक। और इस बार हमारा राजस्व लगभग जो है 81 लाख रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। 2025 को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष धराली आपदा भी आई थी और बरसात भी अधिक बरसात होने के कारण जगह जगह मार्ग भी क्षतिग्रस्त रहे, जिस कारण से पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई है। इस वर्ष लगभग 29,162 तीर्थयात्री ट्रैकर्स ने गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार किया है और जबकि इससे कुल आय हमें 79,42,000 के करीब हुआ है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश से एक मामला सामने आया है, जहां पर देहरादून मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में लापरवाही से हुई महिला की मौत के मामले की 10 साल बाद सुनवाई हुई है। बता दें कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने मामले में अस्पताल और एक डॉक्टर को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा, जिसकी जानकारी उन्होंने देहरादून के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। दरअसल 10 साल पहले पीड़ित अपनी मां की सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में लाया था। पीड़ित के मुताबिक सर्जरी से पहले कार्डियक क्लियरेंस के लिए उन्हें DSE टेस्ट कराने की सलाह दी गई थी, जो डॉक्टर अमित राणा ने किया था। उनकी मां को कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसके बाद पीड़ित की मां कोमा में चली गई और 13 मई 2014 को उनका निधन हो गया, जिसके बाद पीड़ित बेटे ने अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ आयोग में इलाज में लापरवाही का यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया था और आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर राणा को लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा और मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं। 14 अप्रैल में अपनी माताजी की सर्जरी के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, जिसमें कि उनके डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हुई। डॉक्टर अमित राणा के द्वारा इंजेक्ट करते हुए टेस्ट के दौरान मेरी माताजी का
हार्ट अटैक आ गया उनको, जिससे कि वो कोमा में चली गई और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, जिससे कि मेरे को बड़ा दुख हुआ और पुलिस वगैरह ने हमारा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी, तो वहाँ आज 20/11/2025 को जिसका जजमेंट हमारे पक्ष में आया है और जज महोदय ने ये देखते हुए कि उनको दोषी पाया गया है। रामनगर में व्यापारिक जगत को बड़ा झटका लगा है, जहां राज्य कर विभाग ने कमिश्नर के निर्देशों पर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के कई गंभीर मामलों का खुलासा किया। आपको बता दें कि छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक राज्य कर आयुक्त ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की है। और ये भी बता दें कि विभागीय टीम ने रामनगर परिक्षेत्र के एक आभूषण व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की है। जांच में सामने आया है कि व्यापारी ने करीब 3 करोड़ रुपए की अघोषित बिक्री की थी। मौके पर ही व्यापारी से 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कराए गए, जबकि बाकी बची रकम 15 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए। विभाग इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और इस पूरी कार्रवाई के बाद रामनगर के व्यापारिक समुदाय में बड़ी हलचल बढ़ गई है। माननीय कमिश्नर महोदया की तरफ से निर्देशित किया गया था जो भी निर्माणाधीन इकाई हैं उनकी विधिवत जांच करने के लिए और उनमें ये पता लगाने के लिए कि वो निर्माणाधीन इकाई जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा कर देयता समय की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इसके अनुक्रम में होता है कि जब होटल रिजॉर्ट्स अपना निर्माण करते हैं तो निर्माण सामग्री पे उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। वो टैक्स पुनः उनको सरकार को वापस करना पड़ता है और सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वो कि वो टैक्स वापस आता है। तो इसके अनुक्रम में जांच की गई, अभी 7-8 करीब रिजॉर्ट्स की जांच की गई, निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स की, जिनसे लगभग 3 करोड़ रुपए वापस करवाया गया आईटीसी के रूप में। विकासनगर में डिजिटल इंडिया अभियान के साथ अब परिवहन विभाग भी अपनी अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। वहां रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टैक्स जमा करने हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम हो, सब कुछ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से हो रहा है। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों और लाइसेंस धारकों के मोबाइल नंबर विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है। विभाग ने आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर और अन्य संबंधित संस्थानों पर एक विशेष क्यूआर कोड जारी कर चस्पा करवाया है, जिसके जरिए वाहन मालिक अपने वाहन या फिर लाइसेंस से जुड़ा मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। खबर खटीमा से है। खटीमा में खटीमा रेंज के अंतर्गत बनवासा वीट क्षेत्र में एसओजी और वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 उपभोक्ताओं को रंगे हाथ लकड़ी तस्करी करते हुए पकड़ लिया है, जिसको लेकर एसओजी प्रभारी ने बताया है कि उनको लगभग 2 से 3 दिन से इसकी सूचना मिल रही थी और खटीमा रेंज के अंतर्गत बनवासा चांदनी वीट में कुछ लोग अवैध रूप से लकड़ी चुरा रहे थे। और आपको बता दें कि इस बीच जो है कार्रवाई करते हुए एसओजी टीम और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जिस पर 3 उपभोक्ताओं को रंगे हाथ लकड़ी चिरान करते हुए पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। हमारे पास 2-3 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि बनवासा चंदनी बीट के क्षेत्र में कुछ लकड़ी तस्करों द्वारा जो है साल का चिरान किया जा रहा है। हमने उस चीज़ को गोपनीय रखते हुए टीम की सहायता, मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए टीम को एक गोपनीय तौर पर अपराधियों को मौके पर पकड़ने का प्रयास किया और पकड़े भी लिए गए। इस मौके पर हमारे द्वारा
खटीमा को भी सूचित किया गया और उनसे मदद मांगी, उनके द्वारा भी अपना स्टाफ भेजा गया। हम लोगों ने घेर घार के चारों तरफ से 3 अपराधी मौके पर चालान करते हुए पकड़े गए। को दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे बनबसा अनुभाग के अंतर्गत 3 लोगों को इस प्रकार का अवैध कटान और चिरान करते हुए पकड़ा गया था। तो हमारी जो संयुक्त टीम थी, जिसमें हमारे एसओजी और हमारी खटीमा रेंज का स्टाफ शामिल था, उनके द्वारा इनको मौके पर जाकर पकड़ लिया गया है और जो भी अवैध प्रकाष्ठ था वो हमारे द्वारा अभी यहाँ पर ले आया गया है और इसके बाद जो अभी नियमानुसार कार्रवाई है वो अभी जारी है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 36 लाख रुपए से अधिक की स्मैक बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस को ये बड़ी सफलता उस वक्त लगी जब रुद्रपुर हाईवे के पास सीडेस राइस मिल के सामने एक व्यक्ति पुलिस के वाहन को वहां देखते ही अचानक से झाड़ियों की तरफ भाग निकला। तभी पुलिस ने यहां पर तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को पीछे से दबोच लिया, तो उसने भागते भागते अवैध तमंचा निकाला, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक अवैध तमंचा बरामद किया गया और नकदी भी बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानक मत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। नवनिर्मित पौंटा देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पलवल गांव के पास से सामने आया है, जहां पर कार और सवारी वाहन की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर में कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वाहन सवार को हल्की चोटें आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरिद्वार के सज्जनपुर पिली क्षेत्र में हाईवे पर अचानक हाथी के आने से हड़कंप मच गया, जहां चलती गाड़ी पर हाथी ने हमला करने की कोशिश की है, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वाहन सवार लोगों ने किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल पड़े। वही घटना से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस टीम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चौमुखी विकास को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित इस पूरे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे बदलाव की जानकारी दी। नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आधुनिक विकास को दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं राज्य में चल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से दुर्गम इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से लाखों परिवारों को निःशुल्क इलाज की पूरी सुविधा मिल रही है। जो योजनाएं चल रही हैं, जिस क्षेत्रों में हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, उस सबको आपके माध्यम से सामान्य जनता तक पहुंचाया जाए, इसकी दृष्टि से पत्रकार वार्ता थी। मैंने बताने का प्रयास किया है कि 10 करोड़ का लोन लेकर के राज्य का प्रारंभ हुआ। आज जो बजट पहले बार में 12,000 करोड़ का था, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। हमारी पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपये, वो भी 25 वर्षों में 17-18 गुना बढ़ी है और राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है।
सितारगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं मौजूद रहीं और इसी दौरान यूनियन की जिला अध्यक्ष रुक्मणी धामी ने कहा है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें हर जगह के कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप, टीकाकरण, जन जागरण जैसे कार्य भी हम करते हैं। अलग अलग विभागों के कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय हमारे हिसाब से नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन 800 रुपये दिए जाए, महीने की सैलरी हमारी 24,000 दी जाए और रिटायरमेंट होने पर हमें 10 लाख रुपए दिए जाएं, जिससे हम अपनी आजीविका सरलता से चला सकें। उन्होंने बताया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मानदेय वृद्धि को लेके और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए महिला कोष से ही मिलना चाहिए, जो हमारा 100 रुपए कार्यकर्ती सहायिका का कटता है 2016 से और 2016 से करता है। हमारी सिर्फ 2 मांगों को ही लेके बैठे हैं, रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए और क्या कहते हैं, और हमारा मानदेय 800 रुपये प्रति डे और 24,000 रुपये महीने की वजह से बैठे हैं। 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है, बाल बच्चे इतने बड़े कोर्स कराए, पढ़ाए, क्या करें, सब इसी पे निर्भर है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ जल्दी सुने। मानदेय में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे इस विभाग में कई विधुर महिलाएं भी हैं जिनका भरण पोषण इसी मानदेय से चलता है, जबकि ये मानदेय बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि 24,000 हमारा मानदेय हो और हमारी मानदेय में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में 13 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को त्वरित और न्याय दिलाते हुए उनके समय और धन की बचत करना है। लोक अदालत में वाद विवादों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ये साल की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता मिलकर मामलों का निस्तारण करेंगे। ARTO और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े चालान, बिजली विभाग से संबंधित विवाद और सेशन न्यायालय में लंबित कई मामले में इस दिन निपटाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से अपील की है कि वो लोक अदालत में मौजूद होकर इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। टेक डिसीजन वाइजली, क्योंकि ये लाइफ जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए मिली है और वहाँ अगर हम इसे नशे की लत में झोंक दें तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ का ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में रजत पदक जीतने वाले उत्तराखंड के बॉक्सर पवन बर्तवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम धामी ने पवन को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि पवन ने अपनी मेहनत और अनुशासन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के पवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया और देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल की है। तो वहीं उनकी सफलता में इंडियन आर्मी के चीफ कोच और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले हरि किशन बिलवाल का भी अहम योगदान रहा। जी, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था ग्रेटर नोएडा में और इसमें 18 कंट्रियों ने आई थी, 18 कंट्रीज आई थी और ईच वेट में 8 बॉक्सर जो आए थे, तो काफ़ी अच्छा वो था, कंपटीशन था और काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर आ रखे थे इसमें, तो काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी अच्छा वो रहा योगदान, मतलब प्रतिभाग किया मैंने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को समय दिया और उन्होंने यही बधाइयाँ दी और बोला कि अपने प्रदेश का नाम, देश का नाम ऐसे ही आगे रोशन करते रहो। देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए